एक बार नर्सिंग करने के बाद में अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसकी सैलरी अप टू 1 लाख रुपीस तक जाती है। किस प्रकार से आपको बिगनर्स आपको नॉर्सेट की तैयारी को करना चाहिए। इस पैटर्न के अंदर आपको सबसे बड़ी वीकनेस या सबसे बड़ी कमी क्या आती है, सबसे ज्यादा अनसिलेक्शन करवाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, जो जिसके कारण से आपका सिलेक्शन रुक रहा है। जो स्कैनर मशीन होती है, उस स्कैनर मशीन से अपने दिमाग के अंदर स्कैन करो। बोले क्या बोल रहे हो सर? बोले हाँ। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर बिगनर्स फॉर नॉर्सेट। अगर हम बात करने की कोशिश करें बिगनर्स को अपनी तैयारी को किस दिशा में आगे लेकर के जाना चाहिए, जस्ट वो अभी बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर में, 4th ईयर में, डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएशन या डिग्री के अंदर, तो उनको किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हुए तैयारी करनी चाहिए कि जस्ट आगे आकर के वो तुरंत ही नॉर्सेट को क्लियर कर दें या आरआरबी को क्लियर कर दें या फिर किसी भी एग्जाम्स को, अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स को वो क्लियर कर दें। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, यहां पर नर्सिंग के क्षेत्र में एकदम से क्रांति आई है। पहले स्टूडेंटों को, पहले के लोग ये भी नहीं जानते थे कि मेल नर्स भी होते हैं क्या, और आज की डेट पर लगभग हर व्यक्ति को पता चल रहा है कि एक बार नर्सिंग करने के बाद में अगर उसका सिलेक्शन होता है तो उसकी सैलरी अप टू 1 लाख रुपीस तक जाती है। तो ये जो क्रांति आ रही है, इस वजह से स्टूडेंटों का जो रुझान आ रहा है नर्सिंग की तरफ, तो लगभग बहुत स्टूडेंट अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं नर्सिंग के अंदर। पर उनको ये पता भी होना चाहिए कि नर्सिंग करने से ही एकदम कैरियर लाइफ सेट नहीं होती है। इसके लिए एक बड़ा एग्जाम, जिसे नॉर्सेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम बोलते हैं, उसको क्लियर करने के बाद में ही आपका आगे का स्वर्णिम भविष्य सेट होता है। इन सभी चीजों के ऊपर मैं आपके सामने अब डिस्कस करूंगा। मैं शैलेंद्र सिंसनबार, आपका मेंटर। अभी तक मैंने लगभग सभी मोर देन 10 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया है विद अंडर फर्स्ट टॉप 10 रैंक्स के अंदर। तो यहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं किस प्रकार से आपको बिगनर्स आपको नॉर्सेट की तैयारी को करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात करने की कोशिश करें, रोड मैप क्या रहेगा। रोड मैप का मतलब ये किस प्रकार से तैयारी करनी है। जस्ट आप अभी बिगनर्स हो और बिगनर से आपको विक्ट्री तक जाना है, तो आपकी तैयारी का पैटर्न क्या रहता है। इस पैटर्न के अंदर आपको सबसे बड़ी वीकनेस या सबसे बड़ी कमी क्या आती है, इसकी सबसे बड़ी कमी आती है आप लोगों के सामने, और वो है कंफ्यूजन। क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या स्टार्ट करें, क्या छोड़ दें, कौन सी बुक खरीदें, कौन सी कोचिंग करें, क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े, किस टॉपिक के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी बुक को प्रेफर करना है, कितनी बुकों को करना है, किस किस स्टेजेस में पढ़ाई करनी है, कौन से यूट्यूब चैनल पे जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कुछ समझ में नहीं आता है। सब कुछ गोलमाल हो चुका है। बस एक बार किसी भी रील के ऊपर गए तो रील पे देखते गए 1 घंटा खत्म कर दिया। एक बार किसी भी चैनल पे गए, वहां पर देखते रहे 1 से 2 घंटे खत्म कर दिए। पर अपन को एक बार ऑटोमेटिकली हमको सही दिशा नहीं मिल रही है कि हमको अपनी पढ़ाई को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो यहां पर अगर हम बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन में सबसे पहली बात होती है कि हमको बिगिनिंग कहां से करनी है, हमको पढ़ाई की शुरुआत कहां से करनी है। तो सबसे पहली बात, टफ टू इजी या इजी टू टफ। टफ टू इजी या इजी टू टफ कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि आपको, अगर आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, तो आपको बनना है नॉर्सेट ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर। तो इस कंडीशन में आप तैयारी करने के लिए आप बैठ रहे हो, तो सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू करें। सिंपल सब्जेक्टों से टफ सब्जेक्टों की तरफ जाए, या फिर टफ सब्जेक्ट से सिंपल सब्जेक्ट की तरफ जाए। पहले कठिन को पढ़ें या सिंपल को पढ़ें, या फिर पहले सिंपल को पढ़ें या कठिन को पढ़ें। इस चीज में बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं अगर बात करने की कोशिश करूं, आप लोगों का अभी जोश है, जुनून है, आपका सपना है, तभी तो आप तैयारी कर रहे हो। तो जो जोश है वो एक प्रकार से गर्म लोहे की तरह है, या फिर एक गीली मिट्टी की तरह है, जिसको आप जो शेप देना चाहोगे उसी शेप में मिल जाएगा वो। मैं अगर बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से, अगर आप लोग अभी भी गर्म जोश के अंदर पढ़ाई करोगे तो सबसे टफ चीज को पढ़ लो, सबसे टफ चीज को पढ़ लो। आगे आने वाले टाइम पे जो इजी होते जाएंगे वो अपने आप और मोर इजी होते जाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर जोश है। तो अगर बात करें इजी टू टफ चलेंगे, नया नया जोश है,
इजी पे बढ़ोगे तो धीरे 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 जोश क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, चीजें टफ होती जाएगी, डर लगता जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अपने सब्जेक्ट के ऊपर लीड करें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरुआत होती है, लेकिन कंपटीशन में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कंसेप्ट ही बदल चुका है। जब हम डिग्री डिप्लोमा के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि साहब वहां पर स्टार्टिंग होती है साहब हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज से, एडमिशन से, टाइप ऑफ हॉस्पिटल से। यहां पर अगर कंपटीशन में बात करने की कोशिश करें तो यहां पर फंडामेंटल की स्टार्ट होती है एसिड बेस इंबैलेंस से, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंसेस से। क्यों? क्योंकि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये मानता है कि उनके पास में जो अपन रिक्रूट कर रहे हैं स्टाफ को, उसको लैब की वैल्यू पूरी होनी चाहिए, उसको इलेक्ट्रोलाइटिस के इंबैलेंसेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोलाइट में इंबैलेंस ये हो रहा है तो फिर उसके बाद में कौन सा फ्लूइड चढ़ाएंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा, ये स्टाफ को पता होना चाहिए। तो उसकी सोच के आधार पे आप लोगों को अपनी तैयारी को बेस करना है। सबसे पहले तो माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, पूरा जोश है तो टफ को करने की कोशिश करें, क्योंकि टफ एक बार सिंपल हो गया ना तो सिंपल तो अपने आप ही सिंपल हो जाएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए था, टफ से और इजी की तरफ चलेंगे। टफ से किसकी तरफ चलेंगे, इजी की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपको अपने आधार पे, मेरे आधार पे नहीं, आपको अपने आधार पे ये सोचना है कि सिलेक्शन का सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा अनसिलेक्शन करवाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, जो जिसके कारण से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, या फिर जो आगे की तरफ जो अभी बिगनर्स में है, या फिर जो वो स्टूडेंट जो कि ये फेस कर रहे हैं कि बार बार मेरे सिलेक्शन ना होने का कारण कौन सा सब्जेक्ट है। तो पहले तो उसको आप एकदम अलग कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए कि सिलेक्शन का सब्जेक्ट कौन सा है और कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट कौन से है। मैं अगर बात करने की कोशिश करूं, हम कर रहे हैं नॉर्सेट की तैयारी, माइक्रोबायोलॉजी न्यूट्रिशन कम्युनिटी को और टॉप पे लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बीएससी का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, कम्युनिटी मुझे बहुत अच्छी आती थी। तो मैंने क्या करा, नॉर्सेट के अंदर मैंने पता नहीं कितनी बुकों को कंप्लीट करके कम्युनिटी बना दी। भाई इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, पैटर्न को समझने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, नॉर्सेट अथॉरिटी बॉडी दिल्ली एम्स चाहेगा जो उसका रिक्रूटमेंट स्टाफ हो वो वेल नॉलेज रखता हो क्लिनिकल स्किल पे, उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर के, एनेस्थेटिक मशीन की और क्लिनिकल स्किल के सभी कार्यों की अच्छी तरीके से नॉलेज हो। तो वहां पर आपका कम्युनिटी वर्क बेस नहीं करेगा, वो करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सब्जेक्ट काम नहीं आएंगे, लेकिन मेजर स्तंभ आपकी जड़ क्या मजबूत होनी चाहिए। एक पेड़ की जड़ मजबूत होती है, इसी प्रकार से आपका बेस जिसे बोलते हैं फंडामेंट, तो आपका बेस क्या मजबूत होना चाहिए। सबसे जबरदस्त जो सब्जेक्ट रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रहेगा, क्योंकि यहां से आगे की तरफ किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे ये सारे यहीं से निकलते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपके सामने क्लियर होना चाहिए, इसको आप स्टेप मान लीजिएगा एक प्रकार से। और बाकी का अदर सब्जेक्ट ओबीजी पीडियाट्रिक और सब सब्जेक्टों को मैं बोलने की कोशिश करूं, सब सब्जेक्ट एसेंशियल है, लेकिन सबसे पहले टफ सब्जेक्ट को क्लियर कर लीजिएगा और उसके बाद में स्लो डाउन सब्जेक्टों पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज के डेट पे यह हालत हो चुकी है कि बिगनर्स की बात करूं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर से स्टडी शुरू कर दी है, पर इनकी स्टडी की दिशा थोड़ी सी चेंज है। पढ़ते सब है, सिलेक्शन उसका होता है जो कि सही दिशा में पढ़ता है। भाई एक बुक है जिसने टॉप रैंकर फर्स्ट ने भी पढ़ा है, और वही एक बुक है जिसने ऐसे कैंडिडेट ने पढ़ा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या उस बुक की कमी है? कमी है अपनी सही दिशा की। हमारे पास में सही डायरेक्शन नहीं होता है, और ये बिगिनर्स के लिए नहीं कहता हूं मैं, ये जो कि 2 से 3 साल तक जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा उनके लिए भी है ये बात। आप लोग खुद ब खुद एनालाइज करने की कोशिश करो कि कमी कहां पर आ रही है, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की हम पढ़ाई कर रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें और कहीं पर भी कमी दिख रही है, मतलब हमारी पढ़ाई सही दिशा में नहीं जा रही है। हम पढ़ के जा रहे हैं वाइटल साइन, क्वेश्चन में आ रहा है एटी ट्यूब, कहां की बात हो गई, ये तो गड़बड़ हो रही है। हम पढ़ करके जा रहे हैं आप लोगों के सामने पूरी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट एम्बुलेंसेस, और वहां पर जाकर के पता चल रहा है साहब कि वो कंटेंट अपने पास में क्लियर ही नहीं है, उसके क्वेश्चन से उस टॉपिक से आ ही नहीं रहे। तो यहां पर आप लोगों को वेल कमांड रखना है, अपने जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है। हर एग्जाम की स्ट्रेटजी कुछ अलग अलग होती है। जल्दी में आप लोगों के लिए आरआरबी और नॉर्सेट के जो मेन टॉपिक्स होते हैं
उनके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा कि ये प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक्स पढ़ जाना इस प्रकार से। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपको जो बिगनर्स हैं वो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी सही दिशा क्या होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। नॉर्सेट के बच्चे जो अभी तैयारी करने लग रहे हैं वो तुरंत ही किसी भी यूट्यूब के ऊपर चले गए और लग गए वहां पर 2-3 घंटे 4 घंटे चले गए, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अच्छी चीजें लगी, कुछ बातचीत लगी, बातचीत को देखी, बहुत अच्छा लगा, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया सा। लेकिन दिशा कहाँ है? दिशा पकड़ने का एक सिंपल सा पैटर्न है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप की बात करने की कोशिश करें, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी पे कमांड कर लेनी है। जिसकी थ्योरी में होता है दम, उसके सिलेक्शन होते हैं दे दनादन दे दनादन। मतलब सबसे पहले तो थ्योरी पे वेल कमांड कर लो, और थ्योरी पे आप कमांड कर लोगे तो सेकंड स्टेप प्रोसेस आता है आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालना। जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आप लोगों को उसके संबंधित टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को करना है। मैं उदाहरण के लिए बात करूं, अगर आप लोगों ने स्टेजेस ऑफ लेबर कंप्लीट कर लिया तो स्टेजेस ऑफ लेबर के क्वेश्चनों को आप उसके संबंधित बुक के अंदर निकालने की कोशिश करें। कॉम्प्रिहेंसिव बुक कोई सी भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो बुक लेंगे आप लोग जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो। पढ़ लिया हमने कोई भी एक टॉपिक और पहुंच गए डायरेक्ट ही कहां पे, मॉडल पेपर करने के लिए, पता चला कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस खत्म। और मेरी नजर में मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, याद रखिएगा। और कॉन्फिडेंस को बनाना आप लोगों के लिए जरूरी है। और कॉन्फिडेंस जब बनेगा जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ोगे। डायरेक्शन एकदम सही होनी चाहिए। डायरेक्शन बोले तो सबसे पहले थ्योरी, थ्योरी के बाद में स्पेशल सब्जेक्ट वाइज, स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने। फिर उसके बाद में आएगा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे को आज तक 15 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मैं जब भी लगभग स्टूडेंटों के सामने फेस करता हूं तो मैं उनसे बोलता हूं कि आपका पीवाईक्यू की बुक है। बोलते सर ये क्या होता है? बोला भैया मार्केट के अंदर जब भी हम तैयारी करते हैं, हम अपने क्षेत्र को छोड़ करके अगर दूसरे क्षेत्र की बात करने की कोशिश करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, पटवारी की बात करें, बैंक पीओ की बात करें, एसएससी की बात करें, किसी की भी बात करें, सब स्टूडेंटों के पास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनके टेबल पे रखे होते हैं। तो फिर नर्सिंग में क्यों नहीं रखते हैं? 10, 15, 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन लोग मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। भाई मार्केट के अंदर 150 एमसीक्यूज की बुक्स अवेलेबल है। सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक रखनी है जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो। दूसरे नंबर पे वहीं पर बुक रखनी है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। बोले ये पढ़ना क्यों जरूरी है सर? आप खुद को नोट करिएगा इस वाली बात को कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 30 to 35% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है एमसीक्यू भी चेंज नहीं कर रहे। और ये होता है हर एग्जाम में होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लोग रिपीट किया जाता है। तो बोले कि सर हम नहीं मानेंगे। तो खुद ब खुद देखो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप निकालो तो सही, 10 क्वेश्चन को निकाल लेंगे, 10 पेपर्स को निकाल लेंगे, तो 11वें पेपर में अपने आप बोल दोगे यस सर ये तो पिछले पेपर के अंदर आया था, ये तो इस वाले पेपर के अंदर आया था। तो ये पैटर्न होता है कि पीवाईक्यू आप लोगों को निकालना है। उसके बाद में आपको अपने कंटेंट पे आना है। एनक्लेक्स की कोई सी भी बुक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तैयार कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ना कि ये कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे इसको रट लो। ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपको याद रखना है आपका जो बेस बनाया है थ्योरी वो ही काम आएगी, बस अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं बात ये होती है। कोई सी बुक ले सकते हैं आप लोग, सॉन्डर्स हुआ, मॉसबिस हुआ, ओमेगा हुआ, कोई सी बुक ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं बोलूंगा आप इस बुक को करो। मैं सिर्फ ये बात करने की कोशिश करूंगा जिसकी थ्योरी अगर क्लियर है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है, जिसके लॉजिक और रेशनल क्लियर है, क्वेश्चन कहीं से भी आए, कुछ रेशनल कुछ भी हो, आंसर कुछ भी हो, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। थ्योरी क्लियर है तो आप यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद में आप लोग फ्री हो, कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर करो,
जहां पर कमी लग रही है कि ये चीज अपन की छूटी हुई है उसको अपडेट करो। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे जाता जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली और पहुंच गए डायरेक्ट मॉडल टेस्ट पेपर करने के लिए, पता चला एक भी क्वेश्चन नहीं आया और पढ़ाई लिखाई की सबकी एसएससी हो गई, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप राइट डायरेक्शन से आगे बढ़ना है। अगर हम बात करें सबसे पहले बिगिन कहां से करना है, सबसे पहले थ्योरी को कमांड कर लीजिए। थ्योरी कहीं से भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, कोई सी भी प्रैक्टिकल बुक हो आपके पास में उससे आप थ्योरी को कमांड कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग से आप लोग थ्योरी को कमांड कर सकते हैं। थ्योरी देखते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट बोला 3.5 घंटे का लेक्चर है, बोले जा रहा है टीचर, बोले जा रहा है, क्या है यार। एक काम करता है, डायरेक्टली उसमें चल रहा है लाइव स्टूडेंट और वहां पर जाकर के पढ़ते हैं, वहां पर उससे बोला आंसर दिया, बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया कॉपी में लिख लिया। नहीं, आधे अधूरी नॉलेज घातक होती है। एक बार के लिए थ्योरी कंप्लीट करना जरूरी होता है, इसके लिए आप अपनी सेल्फ स्टडी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आधी अधूरी नॉलेज के संग में इधर उधर जाते हैं तो डेफिनेटली इतना बड़ा कंफ्यूजन होता है जो बहुत परेशानी करता है आगे की तरफ। सबसे पहले इनिशियली कोई सी भी बुक के अंदर कहीं से भी कैसे भी पहले थ्योरी को मेक कर लीजिए। आधी अधूरी आपकी जो भी थ्योरी है, चाहे तो वो आप किसी कोचिंग संस्था से, किसी बुक से, कहीं से भी एक्सटर्नल सोर्सेस से आप कोई भी एक थ्योरी बना रहे हो, अब जो आप आगे की तरफ पढ़ते रहोगे कहीं पर भी उनको आप एड ऑन करके आगे बढ़ाते चलो, पर एक बार के लिए एक टॉपिक को बनाओ, एक थ्योरी को बनाओ। एक थ्योरी बनाना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आपको ये लगता है कि हां मेरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, फिर उसके बाद में जो स्कैनर मशीन होती है, उस स्कैनर मशीन से अपने दिमाग के अंदर स्कैन करो। बोले क्या बोल रहे हो सर? बोले हाँ, थ्योरी को माइंड के अंदर स्कैन करना है। कैसे होगी, कब पता चलेगा साहब स्कैन हो गई? मोर टू मोर रिपीटिशन से हो जाएगी क्या? भाई सोचना एक बार, आपके दिमाग के अंदर आपकी थ्योरी कब स्कैन होगी? मान लीजिए आप लोग पढ़ चुके हो पूरी तरीके से और अब आपका सोने का टाइम हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या करो, कॉपी, आंख लाइट बंद करके और कॉपी का एक पन्ना यहां से लेकर के और आने वाले 20 पन्नों में अपने को रिवीजन करना है। उसको बंद कर दिया और अपन ने आंख बंद कर लिया और अपन ने रिवाइज करना शुरू कर दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब आप लोग उसको रिवाइज करोगे, अपने आप दिमाग के अंदर पन्ने पलटते जाएंगे और आप उसको बोलते जाओगे मन के अंदर। कभी देखिएगा आप लोग, एज इट इज आपको यह भी पता होगा कि आप इस वाले पन्ने पे ये लिख रखा है और उस वाले पन्ने पे वो लिख रखा है और वहां पर वो डायग्राम है। उसे स्कैनर प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। और जहां पर आप रुकोगे, हल्का सा देखना है, फिर उसका आगे बंद करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। जब ये कंडीशन हो चुकी है कि थ्योरी आपके माइंड में स्कैन हो चुकी है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पर आना है, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना। और एक्यूरेसी ही आपको नेगेटिव से कंट्रोल करवाने वाली है। एक्यूरेसी जिसके पास में होगी वो ही नेगेटिव को कंट्रोल करेगा। मैं एक उदाहरण से बात करने की कोशिश करूं, जिसके पास में थ्योरी एकदम क्लियर है, अब उसने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा, आया कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन, हम पढ़ते कैसे हैं किसी भी क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तुरंत एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, और फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर एमसीक्यू देखते हैं, और उसके बाद में एमसीक्यू में जय श्री राम करके और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, एक बार, सिर्फ एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग का जो स्कैनर है वो काम करना चाहिए। दिमाग के अंदर जो आंसर आएगा, उस आंसर को आप अपने एमसीक्यू में देखो, वो आंसर 99% आपको एक्यूरेसी की तरफ लेके जाएगा। यह पैटर्न है नेगेटिव को कंट्रोल करने का। और जिस दिन आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली आप लोगों को आपकी सक्सेस मिल ही जाएगी। बिगनर्स के लिए फिर मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना ही है तो यहां पर याद रखिएगा, सबसे पहले जो मेन स्तंभ है वो है थ्योरी। थ्योरी का मतलब यह हुआ कि आपका जो कंटेंट है, जो आपकी बुक है,
जो आपके टीचर हैं, जो आपके गाइडलाइनर हैं, जो आपके मेंटर है, वो आपको सही दिशा में लेकर के जाए, सही दिशा का आप चयन करें। तुरंत ही आकर के ये नहीं करना है कि किसी भी कोई भी बुक को पढ़ लेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमने पढ़ लिया हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। अगर आप लोग एक साथ तीसरी छलांग मारोगे ना, सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। मैं बोलता हूं थ्योरी पढ़ने के बाद में डायरेक्ट आप एमसीक्यू जाकर ये एनक्लेक्स की बुक को जाकर के रट लो, रट लेना। लेकिन आप कभी देखना इस वाली बात को, 100 का 14 to 20% एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन होता है, 30 to 40% पीवाईक्यू और बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेक्शन तो तब भी नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, बेस्ट कमांड फॉर थ्योरी। थ्योरी के अंदर सबसे टफ टॉपिक को पहले लो, सबसे टफ सब्जेक्ट को पहले लो, सब्जेक्ट के अंदर भी सबसे फर्स्ट टफ टॉपिक को पहले लो, फंडामेंटल पढ़ो। एनीमा से शुरुआत नहीं करनी है, शुरुआत ही एसिड बेस इम्बैलेंस से करनी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से करनी है, ताकि वो अपने आप क्या होता जाए, स्लो डाउन पे धीरे 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 आपको टॉपिक इजी होता जाए। सबसे पहले आपका थ्योरी पे कमांड होना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी थ्योरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डेली रूटीन पर आप लोगों को संबंधित टॉपिक से, जो टॉपिक आपने पढ़ा, या कि जैसे मान लीजिए आपने जैसे मैकेनिकल वेंटिलेटर पढ़ा, तो मैकेनिकल वेंटिलेटर के से संबंधित क्वेश्चन ही करने हैं आपको। वो आपका हो गया टॉपिक वाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर पे पीवाईक्यूज आपके डेली रूटीन पे चलने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा पीवाईक्यू कम से कम 150 जो एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यूज अवेलेबल है मार्केट में, तो वो आपको पीवाईक्यू की बुक को आपको डेली क्वेश्चन सेशन निकालना चाहिए। फाइनली एनक्लेक्स पे आकर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिसेस को करो, और उसके बाद में आपको जहां पर भी जाके पढ़ना है आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर फाइनली आप लोग को पेपर मिलेगा, पेपर के अंदर आप लोग को जो आपकी नॉलेज है वो वहां पर काम आएगी। इन्हीं चीजों के अंदर बात करें आप लोगों से, उत्कर्ष नर्सिंग परिवार की तरफ से एक अनूठी पहल नॉर्सेट 2.0 रामबाण बैच, जो कि स्पेशल उन स्टूडेंटों के लिए जो कि किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण से ऑफलाइन आ नहीं सकते हैं लेकिन ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन के ऊपर बेस बना करके बैठे, नोट्सों को मेंटेन करना है, जीरो से लेके टॉप तक की स्टडी करनी है। तो ये जो नॉर्सेट 2.0 रामबाण बैच है, ये एक फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब बेसिक तरीके से बनाया हुआ बैच, जीरो से लेकर के टॉप तक ले जाने वाला बैच। यह बैच आप लोग के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो अवेलेबल है। इसके अंदर स्पेशल फीचर है, वीडियो एंड ऑडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, पैनल पीडीएफ अवेलेबल है, टेस्ट एंड क्विजेस अवेलेबल है। अपनी मंजिल को निर्धारित कर चुके हैं, अपना रोड मैप आप लोग बना चुके हैं। मेरे को अंत में वहां पर जाके रुकना है, मेरे को दिल्ली एम्स, मेरे को जोधपुर एम्स, मेरे को ऋषिकेश एम्स, मेरे को XYZ कहीं पर भी जाके रुकना है। ये आपका एक टारगेट है। आज आपकी कंपटीशन की लाइफ में आपका एक टारगेट है कि इस समय मुझे ये करना है, और जब आप उस मंजिल पे पहुंच जाओगे तो आपके दूसरा आपका टारगेट आपके सामने तैयार हो जाएगा। वो आपकी मर्जी का टारगेट होगा कि आपको क्या करना है। तो आज का टारगेट है कि मेरे को इस एम्स में जाकर नौकरी करनी है। ये नहीं होना चाहिए मेरे को कोई सी भी नौकरी मिल जाए बस मिल जाए, नहीं 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 नहीं। हक है, राइट है, जोश है, जुनून है, तो होगा, जरूर होगा। अपने पे विश्वास बनाए रखिएगा, सही दिशा में आगे बढ़ते रहिएगा। अब आप लोगों से विदा का टाइम, दोबारा मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।